नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ग 3 का जो सिलेबस है आपका पर्यावरण सब्जेक्ट का, उसमें एक टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान करके। तो उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों हालांकि थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जमा कर रखा है जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, उसकी लिंक आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। वीडियो हालांकि दोस्तों थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक के एक दो पॉइंट और रह जाएंगे तो हम उसे किसी और वीडियो के माध्यम से आगे समझ लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी व्यापक शब्द होता है अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि हम एक किसी साधारण तरीके से नहीं पढ़ सकते। हमको थोड़ा सा पृथ्वी के जो बाहर का वातावरण है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा, पृथ्वी के अतिरिक्त भी इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सभी को मिलाकर, यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं क्या होती हैं हम आगे समझेंगे। तो आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। यहाँ देखिए, जैसे कि आप अगर मान लें ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। तो अगर इसे मान लिया जाए ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और यहाँ पर देखिए, मैं अगर थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊँ, यहाँ पर देखिए ये एक आकाशगंगा है। हम इसे विस्तार से अभी आगे समझेंगे। तो इस आकाशगंगा के अंदर सभी कुछ है। हमारा सौर परिवार हो गया, हमें पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गए, सारे ग्रह हो गए। तो वो अकेला एक मंदाकिनी के अंदर है। मंदाकिनी भी इसे बोला जाता है, ये आकाशगंगा। तो देखिए, ऐसे करके ब्रह्मांड में कितनी सारी मंदाकिनियाँ हैं। तो ये अरबों खरबों ऐसी मंदाकिनियाँ हैं, और इन सभी के अंदर ऐसे अरबों खरबों ग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, बहुत कुछ इसके अंदर है। तो जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सभी कुछ समझ में आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हो मंदाकिनी, तो मंदाकिनी मैंने जैसा कि बताया आकाशगंगा को ही मंदाकिनी बोला जाता है या गैलेक्सी बोला जाता है इंग्लिश में। तो अरबों तारों का एक विशाल निकाय मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनियाँ तारों, केसों और धूल के कणों से बनी होती हैं। तो अरबों तारों का एक विशाल निकाय, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड हो गया। अब इसमें तारे जो हैं, सभी जगह तारे हैं, और तारे कैसे हैं? यहाँ गुच्छों के रूप में हैं, समूह के रूप में हैं। तो इनका जब विशाल समूह एक बन जाता है, एक विशाल काय, जिसमें अरबों खरबों तारे होते हैं, तो उसे मंदाकिनी बोला जाता है। अब देखिए, खगोलीय पिंड, ये वर्ड जो है बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है, इससे आप इसे समझ सकें। तो खगोलीय वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जैसे तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड आदि। तो खगोलीय, आप समझ गए होंगे खगोलीय पिंड क्या होता है। यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, आपके ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, सभी कुछ को सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड नाम दे दिया गया है। तो आगे जब भी खगोलीय पिंड नाम आएगा तो आप समझ पाएंगे किसके विषय में बात हो रही है। तो यह देखिए, जैसे कि मंदाकिनी हम पढ़ रहे थे, तो मंदाकिनियाँ हैं वो 3 प्रकार, उसे आकृति के आधार पर अगर बात करें तो 3 वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है। एक है सर्पिल मंदाकिनी, या सर्पिलाकार भी बोला जाता है इसे, दीर्घवृत्तीय अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ। तो यहाँ पर डायग्राम में नीचे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर डायग्राम मैंने दे रखा है। तो नोट्स आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, स्टडी करने के लिए। तो देखिए, सर्पिल आकार कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सर्पिल आकार में यहाँ दिखाई दे रही दीर्घवृत्तीय, ये देखिए फैली हुई, इस प्रकार मंदाकिनी होती है। या अनियमित, यानी इसका कोई आकार जो है निश्चित नहीं है, कैसी भी हो सकती है इनके अलावा। तो ये मंदाकिनी के प्रकार हो गए। तो
तो आपको पता होने चाहिए तीनों मंदाकिनी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण, तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, हमारा सौर परिवार जिस मंदाकिनी का हिस्सा है उसका रंग दूधिया है, जिसके फलस्वरूप इसे दूध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसा पता होना चाहिए कि जो हमारा सौर परिवार है वह किस मंदाकिनी का हिस्सा है। तो मंदाकिनी मैंने आपको बताया था, ब्रह्मांड में काफ़ी सारी मंदाकिनी है, तो उसमें जिस मंदाकिनी के अंदर हमारा सौर परिवार है, हमारी पृथ्वी है या बाकी जो 8-9 ग्रह हैं वे सभी स्थित हैं, तो वो मंदाकिनी जो है दूधिया रंग की है, और उसके फलस्वरूप दूधिया रंग की होने की वजह से उसे दूध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए हमारी आकाशगंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है, क्योंकि जो मैं 3 आपको वर्गीकरण बताए हैं, मंदाकिनी के 3 वर्गीकरण हैं उसकी आकृति के आधार पर, तो उसमें से जो सर्पिलाकार है वह हमारी मंदाकिनी का आकार है। इसके सबसे निकटतम मंदाकिनी का नाम देवयानी है। तो तारे गुच्छों के रूप में है, उन्हें हम मंदाकिनी बोल रहे हैं, तो एक दूसरी मंदाकिनी हो सकती है, एक से ज़्यादा हैं, अरबों खरबों हैं। तो जो सबसे नज़दीक है जिस मंदाकिनी का हम हिस्सा हैं, जो कि दूध मेखला के नाम से जानी जाती है, तो उसके सबसे नज़दीक मंदाकिनी है वह देवयानी है। अब देखिए तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित खगोलीय पिंड हैं जो गैसों से मिलकर बने होते हैं और आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखना है, तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आता है ये टॉपिक, तो वैसे भी आपको अच्छे से पढ़ने की से ज़रूरत है। ठीक है, तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए तारे आप समझ चुके हैं, अब यहाँ पर तारामंडल समझिए। तारों के समूह जो पहचानने योग्य आकृतियाँ बनाते हैं और सभी तारे समूह में रहते हैं और उनकी स्थिति एक दूसरे के सामने स्थिर रहती है। उदाहरण सप्तऋषि ओरोयन तारामंडल। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने इमेज के रूप में भी आपको बताया, ये सप्तऋषि तारामंडल हो गया आपका, ओरोयन तारामंडल हो गया। तो तारे आप समझ चुके हैं। तो तारों का जो समूह होता है एक, ये ऐसा समूह होता है, देखिए ब्रह्मांड में क्या है, जो भी मंदाकिनियाँ हैं या ब्रह्मांड में, तो सभी जितने खगोलीय पिंड हैं वे किसी न किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा कर रहे हैं तो लगातार उनकी स्थितियाँ बदल रही हैं। लेकिन तारामंडल एक ऐसा तारों का समूह होता है जो परिक्रमा तो करते हैं लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदलती है, एक दूसरे के सामने वो समान स्थिति में रहते हैं। तो जैसे कि ये तारे हैं तो परिक्रमा लगाएंगे लेकिन इस तरीके से लगाएंगे कि इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, तो आकाश में इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके की जो आकृति बनती है तारों के समूह से, उन्हें तारामंडल कहा जाता है। अब देखिए सौर परिवार क्या है। तो सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है तथा सूर्य इसका मुखिया है। तो सूर्य इसका मुखिया है, मैं ये आपको यहाँ पर ज़रूरी है याद रखना। नीचे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, PDF आप डाउनलोड करेंगे तो आप और स्पष्ट तरीके से सब चीज़ देख पाएंगे। तो ये सूर्य हो गया, बीच में मुखिया हो गया, इसके अलावा ये सारे ग्रह हैं। तो आपको लाइन से इनका बिल्कुल क्रम से पूरे के पूरे नाम पता होने चाहिए। कई TET एग्ज़ाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पूछ लिया शुक्र के बाद अगला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति के बाद अगला ग्रह कौन सा है, बाहर की तरफ कक्षा में अगर बढ़ें तो इस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। अब बीच में पूछ लिया जाता है बुध और मंगल के बीच कौन सा ग्रह है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आप क्रम से सारे के सारे ग्रह याद कर लें। अब देखिए सूर्य, तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, मैं बता चुका हूँ, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। अब सूर्य एक तारा है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में इसके विषय में पूछ लिया जाता है। जो निरंतर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो सूर्य जो है तारा है, जैसे कि वहाँ की तारे हैं, लेकिन ये हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सबसे निकटतम है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे निकटतम तारा है सूर्य, इस वजह से हमको इतना बड़ा दिखाई देता है। और आगे देखिए इसमें सूर्य समस्त ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत है। तो जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वे सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाला नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं। देखिए ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह तारों की भांति दिखाई देते हैं किंतु ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं।
तो ग्रहों के बारे में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ग्रह जो होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, और जो तारे हैं मैंने जैसा कि आपको बताया था तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये एक उनमें अंतर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्रह इनमें से ग्रहों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक विशेषता कोई सी नहीं होगी। तो आपको सारी इसकी विशेषताएं पता होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक ग्रह जो होते हैं वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अब देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको इनका क्रम से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में थी इसलिए मैंने इसमें उसे इंक्लूड किया हुआ है। तो ग्रहों की संख्या अगर वैसे पूछी जाए तो आप 8 बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2006 से अगर पहले पूछी जाए तो ग्रहों की संख्या जो है 9 थी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए ग्रहों की संख्या कितनी होती है नॉर्मली, तो आप 8 लगाएंगे, और 2006 से अगर पहले का पूछा जाता है तो आपको 9 बताना है। देखिए अब एक एक करके हम सारे ग्रहों के बारे में समझेंगे, जो उनके बारे में इम्पोर्टेंट है, जो भी विशेषता उनकी है बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है, वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, वहाँ की सारी थ्योरी हटा दी है। तो देखिए बुध ग्रह के बारे में अगर पढ़ें तो ये लघुत्तम ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ग्रहों में, सूर्य के सबसे निकटतम है। आप क्रम से याद करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे बुध सबसे पहले आता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है हम आगे समझेंगे वीडियो में। तो देखिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, लघुत्तम ग्रह है, सूर्य के निकटतम है, कोई उपग्रह इसका नहीं है। अब देखिए शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र होता है। प्रभात का तारा या सांध्य का तारा इसे बोला जाता है, क्योंकि इसे सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय के ठीक बाद में या सूर्यास्त के ठीक थोड़े से हम बाद में से देख पाते हैं। तो देखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका घूर्णन है, इसमें कोई प्राकृतिक उपग्रह इसका भी नहीं है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सर्वाधिक चमकीला है, प्रभात का तारा या सांध्य तारा इसे बोला जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, कोई प्राकृतिक उपग्रह इसका नहीं है। अब देखिए पृथ्वी, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन है, जैसा कि मैंने बताया घूर्णन आपको पृथ्वी का तो पता ही होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। जीवन के अनुकूल वातावरण पाया जाता है, यहाँ पर जल की उपस्थिति है, ठीक है ना, क्योंकि जल है तो जीवन है। सूर्य से उचित दूरी पर है, जिसकी वजह से ताप जो है यहाँ पर सामान्य है, एक जीवन के लिए जितना ताप होना चाहिए सूर्य से जो दूरी है इसकी पर्याप्त है और उचित दूरी है, इसलिए यहाँ पर जीवन पाया जाता है। ओजोन परत की उपस्थिति पाई जाती है, जो हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं जो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो हम पृथ्वी के बारे में जब विस्तार से समझेंगे, आपको वहाँ पर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी का अक्ष, ऋतु परिवर्तन, वो सब हम आगे जानेंगे, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल में आप देख लीजिए पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी वजह से जो है दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है ऐसे, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो देखिए आगे जानते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है और 24 घंटे में अपना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, घूर्णन जो गति है वह 24 घंटे में होती है और परिक्रमण गति है वह 365 दिन में पूरी होती है। अब देखिए पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से जो है मौसम बदलते हैं, और यहाँ पर दैनिक गति की वजह से जो है दिन रात होते हैं। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी है, ये आपको याद रखना है। अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने का कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली कलर की दिखाई देती है। तो हम इसमें जो 1-2 पॉइंट छूटेंगे इस वीडियो के अलावा हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें हम सब बताएंगे जो कि इसमें जो अंतरिक्ष यात्री रहे उनका अनुभव रहा है वो भी पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, वो आपके इस टॉपिक में है अंतरिक्ष विज्ञान में, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें ये सब आप जानेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम आगे वीडियो में उसे जानेंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप अपने खुद से एक बार देखिएगा और इन्हें अच्छी तरीके से याद करिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है मैंने इसी ग्रह के विषय में लिए क्योंकि ये पृथ्वी है, यहाँ हम रहते हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है एग्ज़ाम में। अब देखिए मंगल लाल ग्रह से कहा जाता है, इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीबोस बोला जाता है। आप अगर नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर जो 2 प्राकृतिक उपग्रह इसके होते हैं वो लाल ग्रह यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम से ज़्यादा, लेकिन आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर करें। देखिए बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय हैं, इस प्रकार से वलय होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके 4 बड़े चंद्रमा आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं, हालांकि पहले सबसे ज़्यादा बताए जाते थे यहाँ पर जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, लेकिन वो बदलता रहता है, नई नई खोज होती रहती है, तो आपको वो याद नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं और 4 बड़े चंद्रमा आसानी से देखे जा सकते हैं। चंद्रमा यानी उपग्रह ही होता है, उपग्रह को ही चंद्रमा बोला जाता है। अब देखिए शनि पीले रंग का प्रतीत होता है, रमणीय वलय पाए जाते हैं। ये देखिए इसके जो वलय हैं वो स्पष्टता से देखे जा सकते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रमणीय लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए वलय की बात यहाँ पर बताई जाती है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो अब आप बता सकते हैं, वो पीले रंग का प्रतीत होता है। घनत्व इसका सबसे कम होता है और प्राकृतिक उपग्रह इसके भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूरेनस, तो यूरेनस कब देखेंगे, शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो ये भी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, लेकिन आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर होता है इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका अक्ष है, आप इस डायग्राम में अगर देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये अक्ष हो गया, तो ये अक्ष देख रहे हैं आप, और पृथ्वी का अक्ष कैसा होता है, ऐसा 23.1/2 अंश झुकी है, लेकिन इसका आप अक्ष देखेंगे, ये देखिए कितना ज़्यादा झुका हुआ है। तो जब ये ग्रह घूमता है तो ये अपनी पश्चिम से जो पूर्व से पश्चिम की ओर भी घूमता जाता है और साथ में ऐसी गति भी करता है। तो जब ये दोनों गति करता है और उसका अक्ष जो है इतना ज़्यादा झुका है, तो ये ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो ऐसा लगता है लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो ठीक है, ये बात आपको इसके विषय में ध्यान रखना है। तो शुक्र ग्रह है, इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, इसके परिणाम स्वरूप कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। तो आपको मैंने बता दिया है कैसे लगता है। अब देखिए नेपच्यून, ये सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है, इसके चारों तरफ मीथेन का अति शीतल बदल छाया रहने के कारण यह अति शीतल ग्रह है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और इससे बात एक ग्रह था तो वो 2006 के बाद से हटा दिया गया है, तो ठीक है, उसके बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है, इस अंतराल को छोटे छोटे पिंडों ने घेरे रखा है, ये पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं, ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति। तो ये मंगल ग्रह की कक्षा है और ये बृहस्पति। तो इन दोनों बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट 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 जो दर्शाए गए हैं वे क्षुद्र ग्रह हैं। तो इन दोनों की कक्षाओं के बीच अगर कभी पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, तो इन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। देखिए धूमकेतु, सौर मंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंडों विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों
के बने होते हैं। तो ठीक है, धूमकेतु जो क्या है वे भी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन ये जो है चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से बने होते हैं और इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे बोला जाता है। तो पुच्छल तारे ने क्यों बोला जाता है? तो जब सूर्य के पास आते हैं, इनका जो होता है परिक्रमण काल क्या होता है, कोई पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है तो उसे परिक्रमण काल बोला जाता है। तो इसका परिक्रमण काल है वो काफ़ी बड़े होता है धूमकेतुओं का। ग्रह वगैरह का छोटा होता है, जिससे पृथ्वी 365 दिन में पूरा कर लेती है सूर्य का चक्कर, लेकिन ये धूमकेतु है इनका काफ़ी बड़ा होता है, इन्हें सालों साल लग जाते हैं एक एक चक्कर पूरा करने में। तो जब ये आते हुए दिखाई देते हैं, वापस से कभी भी गुजरते हैं जितने भी साल बाद, सबका अपना परिक्रमण काल अलग अलग होता है हर एक खगोलीय पिंड का। तो जब ये सूर्य के करीब आते हैं, अपना परिक्रमण काल जब पूरा करते हैं, तो उसके दौरान जब भी कभी बीच में ये सूर्य से नज़दीक से गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ पूंछ के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरह की पूंछ बनाते हैं। तो ये सूर्य के जब करीब बढ़ते हैं तो इनमें आग लग जाती है, आग टाइप से लगती है और ये बिखरते चले जाते हैं पीछे की ओर। सभी कुछ इनका जिस चीज़ से बने, जैसे गैस, चट्टान, धूल के कण, सब है, ये पीछे छूटते जाते हैं। तो इसकी वजह से कैसा प्रतीत होता है, एक पूंछनुमा एक आकृति बनती है, तो इसकी वजह से इन्हें पुच्छल तारे बोला जाता है। अब इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट है हेलिका धूमकेतु। तो ये प्रसिद्ध हेलिका नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार यहाँ पर लिखाना रहेगा तो 1986 में दिखाई दिया था, और अगली बार ये 1986 प्लस 76, तो प्रत्येक 76 वर्ष में दिखता है। तो 1986 में पहले देखा गया था, तो अगली बार जो है 2062 में आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको याद रखना है 76 वर्ष इसमें इम्पोर्टेंट है। हेलिका नामक धूमकेतु ये प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। 1986 में जो है ये पिछली बार देखा गया था। अब देखिए ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर है क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। तो आप जैसे कि देखेंगे पृथ्वी हुई, ये उसका अक्ष हुआ, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, कैसी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यहाँ। तो अब पृथ्वी जब इस तरफ घूमेगी तो सारे वहाँ की जितनी भी खगोलीय पिंड है वे हमें इसके दूसरी ओर घूमते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो तारा है ध्रुव तारा, ये जो है घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता, ये अपनी जगह पर स्थिर दिखता है। अब इसका कारण क्या है, जैसे कि ये होगा पृथ्वी का अक्ष, तो अपने अक्ष के सहारे घूमती पृथ्वी, तो ये अक्ष के ठीक ऊपर है ध्रुव तारा, ठीक सीध में है, इसकी दिशा में है। इसकी वजह से ये जो ध्रुव तारा है हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और ध्रुव तारा जो है वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। तो आप समझ गए हैं कि अक्ष की दिशा में है, तो इस वजह से वह घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर उल्का। कभी कभी आकाश में प्रकाश की चमकती धारा दिखाई देती है, जिसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार बोला जाता है। हालांकि ये तारे न होकर उल्का होते हैं, कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और घर्षण के कारण जलकर वाष्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूटता तारा, अगर आपने कभी देखा हुआ, वो थोड़े से सेकंड के लिए दिखता हुआ है, तो ये उल्का होते हैं। तो ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं मंदाकिनी में अंदर ही अंदर। तो वहाँ से जब कभी कभी ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि ये वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं वायुमंडल के घर्षण की वजह से और वहीं पर, लेकिन कभी कभी ये जो है इतने विशालकाय होते हैं कि ये पूरी तरीके से नहीं जल पाते वायुमंडल में और पृथ्वी की जो है सतह तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। तो उल्का आप समझ गए। कभी कभी आकाश में प्रकाश की चमकती धारा दिखाई देती है, जिसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार बोला जाता है। हालांकि तारे न होकर उल्का होते हैं, कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और घर्षण के कारण जलकर वाष्पित हो जाते हैं, जिसके कारण ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ उल्का आकार में बड़े होने के कारण वाष्पित नहीं हो पाते और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, इन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। तो जब जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं जो उल्का, उन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। और अगर वाष्पित हो जाते हैं वायुमंडल में ही तो वो उल्का होते हैं।
देखिए उपग्रह वह पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं तो वह उपग्रह कहलाते हैं। देखिए ये पिंड प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो इनके दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह वे पिंड जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं और ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है, तो मानव निर्मित उपग्रह जो है वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और जो आर्यभट्ट था वो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था भारत का। इनका जो उपयोग है कृत्रिम उपग्रह का वो किस में किया जाता है, इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इसके और भी कई उपयोग होते हैं और इनके बारे में कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो सभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कौन सा उपग्रह है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, उन्हें कब जो है प्रक्षेपित किया गया था, तो वो सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। और भी जिनका जो एक दो पॉइंट है, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव, उनका परिचय जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो वह भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा अगर कुछ रह जाता है तो वन लीनियर क्वेश्चन या MCQ सीरीज रख लेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन इनके बचे हुए और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इन्हें और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिल सकें।